हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले 8-10 दिनों में अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के कारण हमारी क्लासेस को डिस्टर्ब रहे और आपके सामने मैं उपस्थित नहीं हो पाया था। लेकिन अब पुनः हम एक नई शुरुआत के साथ पुनः अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और जो जहाँ तक मैंने पीछे पढ़ा दिया था उसके आगे आज से हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा पिछली क्लास, जब हिंदी की क्लास मैंने पिछली ली थी तो वहाँ पे मैंने आपको विशेषण के संबंध में पढ़ाया था और विशेषण का जो पार्ट 2 था जिसमें प्रविशेषण के संबंध में बता के मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था। तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और क्रिया के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। क्रिया जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न हमारी विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठे हैं और आगे भी इनसे प्रश्न बनने की संभावना है। तो उस क्रिया के संबंध में, चूंकि यह एक विस्तृत टॉपिक है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसके संबंध में हम 2-3 पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। तो आज पहले पार्ट में जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता था और जितना इस क्लास में मैं शामिल कर पाया हूँ उसकी चर्चा मैं आज आपसे करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्रिया आखिर होती क्या है। तो इस क्रिया की परिभाषा क्या कहती है कि जिस शब्द से, जैसा कि जब मैंने आपको विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा जब भी मैंने आपको बताया और वहां कहीं अगर क्रिया की बात आई थी तो मैंने इसके विषय में वहां आपको पीछे बता रखा है। लेकिन आप इसकी परिभाषा के संबंध में क्या याद रखना है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। आपको सीधे सीधे ये याद रखना है कि ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है। हमको ये बात महसूस हो कि यह शब्द ऐसा है जो किसी कार्य के होने को दर्शा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे इसके उदाहरण मैंने लिखा है खाना पीना। जैसे खाना पीना, जैसे हम भोजन खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे द्वारा भोजन को खाने का कार्य किया जा रहा है। तो इस जो कार्य किया जा रहा है इसका बोध किस शब्द से हो रहा है? तो वह खाना शब्द से हो रहा है। तो ये जो खाना शब्द हो जाएगा या क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मोहन पानी पी रहा है, तो मोहन कौन सा कार्य कर रहा है? पानी पीने का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? पानी पीने का कार्य कर रहा है। तो ये पीना शब्द हो जाएगा या क्रिया शब्द हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप बहुत साधारण शब्दों में समझ गए होंगे कि ऐसे शब्द जिनसे किसी के कार्य के होने का बोध हो रहा होगा वह क्या कहलाएंगे? वह क्रिया कहलाएंगे। जैसे खाना पीना, पढ़ना, सोना, ये सब इसके उदाहरण है। अब इसके विभिन्न भागों के संबंध में चर्चा करने से पहले एक शब्द और आता है यहाँ पे, धातु। धातु क्या होता है? धातु को अगर मैं सामान्यतः आपको बताऊं तो धातु जो है क्रिया ही है। धातु क्या है? क्रिया ही है। धातु के संबंध में लिखा है क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को, क्योंकि क्रिया जो है विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों को लगाकर बनती है। इसलिए आपको याद रखना, जब आपसे धातु के संबंध में प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। वही बात मैंने लिखी है, क्रिया के मूल रूप यानी कि मूलांश को धातु कहते हैं। और धातु से ही, आगे मैंने लिखा है धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। अगर आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्रियापद का निर्माण किस शब्द से होता है, तो आपको याद रखना है क्रियापद का निर्माण धातु से होता है। और धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। फिर लिखा है मैंने कि इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती, चूंकि क्रिया का निर्माण धातु से होता है, क्रिया का निर्माण धातु से होता है, इसलिए सभी क्रियापदों में धातु मौजूद रहती है। यह बात आपको याद रखनी। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है चलना, इसी तरीके से आपसे प्रश्न बनेगा, आपको उदाहरण देगा चलना। चलना में आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी धातु है, तब आपको क्या याद रखना है कि चलना में चल धातु है। कौन सी धातु? चल धातु है। और इसमें ना प्रत्यय लगाकर इसको क्रिया बनाया गया, इसमें ना प्रत्यय लगाकर इसको क्रिया बनाया गया है। तब चलना में यदि आपसे धातु पूछ ली जाए तो कौन सी धातु है? चल धातु। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर आपका आता है पढ़ना, तो पढ़ना में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो पढ़ना में पढ़ धातु है। कौन सी धातु? पढ़ धातु। और इसमें ना प्रत्यय लगाया गया है। तो वही बात मैंने लिखी है, आपको प्रायः ये बात याद रखनी है कि प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। प्रायः आपको देखने को मिलेगा कि धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे मैंने लिखा चलना, तो चलना में धातु कौन सी है? चल। और पढ़ना में धातु कौन सी है? पढ़। और दोनों में लास्ट में ना प्रत्यय जोड़कर इनको क्रिया का रूप दिया गया है। तो मेरे हिसाब से आप धातु को समझ गए होंगे कि धातु क्रिया का मूल रूप होता है कि आखिर क्रिया उत्पन्न किस शब्द से हुई है, किस शब्दांश से क्रिया उत्पन्न हुई है, उसको धातु कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी। अब धातु की एक मैंने पहचान लिखी है, आप धातु को कैसे पहचानेंगे? तो धातु को पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि धातु पहचानने का एक सरल सूत्र है कि दिए गए शब्दांश में ना लगाकर, वही बात मैंने आपको बताया कि प्रायः जो धातु होगी उसमें ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है। यदि आपसे, आपको क्या याद रखना है, यदि आपसे धातु को पहचानना है तो उसमें क्या करना है, यदि ना प्रत्यय लगाने से किसी क्रिया का निर्माण हो रहा है, यदि कोई धातु आपके समक्ष दी हुई, जैसे पढ़ धातु दी हुई है और जब उसमें मैंने ना प्रत्यय लगाया और पढ़ना बन गया, और पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो जब किसी धातु में ना प्रत्यय लगाकर वह क्रिया का रूप ले ले तो यह इसकी पहचान होती है कि यदि हम किसी धातु में ना प्रत्यय लगाएंगे और वह क्रिया का रूप ले लेगी तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो शब्द जिसमें मैंने ना प्रत्यय का प्रयोग किया है वह धातु का उदाहरण है। इसका उदाहरण है, धातु का उदाहरण है। और आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा
आपसे ये परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे शब्द लिया जाएगा चलना, शब्द लिया गया चलना, या बैठना, मान लो मैंने शब्द लिया बैठना, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बैठना शब्द में धातु कौन सी है। तब आपको क्या याद रखना है, चूंकि मैंने आपको बताया कि धातु में न प्रत्यय जोड़ा जाता है, इसलिए न प्रत्यय को हटा दीजिए। जो बैठ शब्द बच गया वह क्या होगा, वह धातु होगा, और इसमें न प्रत्यय जोड़ने से बैठना एक क्रिया बनेगी। मेरे हिसाब से धातु और क्रिया का क्रिया का जो अंतर है वह आप बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। फिर मैंने लिखा है धातु के भेद। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा कि धातु के दो भेद होते हैं, पहला मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। आपको सीधे सीधे याद रखना कि धातु के कितने भेद होते हैं, धातु के दो भेद होते हैं, एक आपका हो जाएगा मूल धातु और दूसरा आपका यौगिक धातु। तो यौगिक से तो आप बहुत स्पष्ट समझिए, यौगिक ऐसा होता है जो दो के जुड़ने से बनता है, दो या दो से अधिक के मेल से बनता है। और मूल धातु क्या होता है कि यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। मूल धातु होते हैं जो किसी अन्य शब्द पर निर्भर का मतलब किसी अन्य शब्द के जुड़ने से नहीं बनती हैं, वह स्वयं में स्वतंत्र होती हैं, इनको क्या कहा जाएगा, मूल धातु कहा जाएगा। जैसे खा पी जा, खा पी जा ये क्या है, धातु है, अगर इसमें ना प्रत्यय लगा दिया जैसे खाना पीना जाना, तो क्या रूप ले लेंगी, एक क्रिया का रूप ले लेंगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपसे बात मूल धातु की गई है, तो आपको यही याद रखना है कि यह अपने आप में स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे शब्दांश पर या निर्भर नहीं होती है। यौगिक धातु में आपको क्या याद रखना है कि मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। आपको याद क्या रखना है कि यौगिक धातु में क्या होती हैं, यौगिक धातु या तो मूल धातु में प्रत्यय, जैसे मूल धातु में मैंने खा में ना प्रत्यय लगा के खाना बनाया, जब मैंने इसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो यह यौगिक धातु होगी। कौन सी धातु होगी, यौगिक धातु होगी। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि यौगिक धातु किससे बनेगी, कि आप जो मूल धातुएं होंगी यदि उसमें कोई प्रत्यय लगाकर किसी क्रिया का निर्माण किया जाएगा तो वह यौगिक धातु के अंतर्गत आ जाएगी। और साथ ही साथ संज्ञा और विशेषण में आपको याद रखना है कि संज्ञा और विशेषण में किसी प्रत्यय को लगाकर क्रिया बना दी गई। कुछ ऐसे शब्द अभी आपके सामने मैं लेके भी आया हूँ, ऐसे शब्द आपके सामने मैं लाया हूँ कि यदि संज्ञा विशेषण या सर्वनाम में कोई प्रत्यय लगाकर उसको क्रिया का रूप दे दिया गया है, तब भी वह क्या कहलाएगी, यौगिक धातु कहलाएगी, या उसको यौगिक क्रिया भी कहा जा सकता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। यदि आपसे धातु के भेद पूछेगा तब भी दो हो जाएंगे, और यदि आपसे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद पूछेगा तब भी आपको याद रखना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला है आपका रूढ़ क्रिया और दूसरा है आपका यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया और यौगिक धातु बिल्कुल सेम है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। जो रूढ़ क्रिया है, मूल धातु से बनी क्रिया को रूढ़ क्रिया कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया, मूल धातु के बारे में बताया कि यह स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। तो वही बात आपको इसमें याद रखनी है। इसमें रूढ़ क्रिया में आपको क्या याद रखना है कि जो क्रियाएं मूल धातु से बनती हैं वह क्या कहलाएंगी, रूढ़ क्रिया कहलाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको मूल धातु बताई थी पढ़, और पढ़ में ना प्रत्यय लगा के पढ़ना बना दिया गया। चूंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, मूल धातु से हुआ है, इसलिए यह रूढ़ क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे पढ़ा, लिखना, तो लिखना में मूल धातु क्या है, लिख है, और ना प्रत्यय लगा के इसको क्रिया बनाया गया है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा, रूढ़ क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर यौगिक क्रिया में क्या है कि यौगिक धातु से बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक धातु के बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो यौगिक धातु के बारे में मैंने आपको बताया कि यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, यौगिक धातु होती है वह मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, साथ ही साथ संज्ञा और विशेषण में भी प्रत्यय लगाकर मूल धातु बनाया जा सकता है। तो वही यौगिक क्रिया में आपको क्या याद रखना है कि यौगिक धातु से बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे बताना, जैसे क्या हो गया, बताना, और बताना किसका उदाहरण है, नाम धातु का। अब ये जो यौगिक क्रिया है, यौगिक क्रिया के चार भेद होते हैं, यौगिक क्रिया के चार भेद होते हैं, और चारों भेदों के विषय में मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा, और यहीं से एग्जामिनर आपकी परीक्षाओं में प्रश्न उठाता है। जैसे यौगिक क्रिया का उदाहरण मैंने लिया बताना, बताना किसका उदाहरण है, नाम धातु क्रिया का। फिर कहला देना, कहला देना संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। फिर पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण है, पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण, और खटखटाना अनुकरणात्मक का उदाहरण हो जाएगा। ये इसके चार भेद जो मैंने आपको, यौगिक क्रिया, पहली चीज तो आप ये समझ गए होंगे कि यौगिक धातु से बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। जो यौगिक धातु से क्रियाएं बनेंगी उनको यौगिक क्रिया कहा जाएगा। और इसके भेद कितने होते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यौगिक क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो यौगिक क्रिया के चार भेद होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको तीन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है। पहला कि धातु के कितने भेद होते हैं, तो धातु के दो भेद होते हैं, कौन कौन, मूल धातु और यौगिक धातु। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक आपका रूढ़ क्रिया और दूसरा यौगिक क्रिया। और उसके बाद मैंने आपसे बताया कि जो यौगिक क्रिया मैंने बताई है, यौगिक क्रिया के भी चार भेद होते हैं। अब वो चार भेद कौन कौन से होते हैं उसके विषय में विस्तृत चर्चा करूंगा, और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में उठते हैं। तो इसमें सबसे पहला मैंने लिया है नाम। इसमें कौन कौन से भेद होते हैं, पहले तो इन भेदों का नाम आप समझ लीजिए। सबसे पहला आपका नाम धातु क्रिया होगा,
उसके बाद आपका आ जाएगा नाम धातु के बाद मैंने दूसरा लिया है संयुक्त क्रिया, उसके बाद आपका प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगा और उसके बाद अनुकरणात्मक क्रिया आ जाएगा। तो इन चारों क्रियाओं के विषय में हम आपको विस्तृत बताएंगे और यहाँ से आपकी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों की भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरीके के प्रश्न एग्जामिनर यहाँ से आपकी परीक्षाओं में उठाता है। तो सबसे पहले मैंने लिया है नाम धातु क्रिया। अच्छा, अब नाम धातु क्रिया को हम पहचानेंगे कैसे? तो इसकी परिभाषा क्या कह रही है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। आपको सीधे सीधे क्या याद रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहेंगे? नाम धातु कहते हैं। और नाम धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको क्या बताया कि धातुओं से क्या बनता है? धातुएं क्रिया का मूल रूप है, इसलिए आपको याद रखना है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए नाम धातु क्या होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहेंगे? नाम धातु। और नाम धातु से बनने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण आप समझिए, आप इसको उदाहरण से बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे जो संज्ञा शब्द है, मैंने पहला संज्ञा शब्द लिया है चक्कर, पहला संज्ञा शब्द लिया है चक्कर। अब इसमें आपसे दो तरीके के प्रश्न पूछेगा, दो तरीके के प्रश्न पूछ सकता है कि पहली चीज इससे बनने वाली क्रिया क्या बनेगी। तब आपको याद रखना कि इससे बनने वाली क्रिया हो जाएगी चक्राना। दो तरीके के प्रश्न यहाँ से बनेगा कि चक्कर जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द जो चक्कर इसमें दिया गया है, इससे कैसी क्रिया, कौन सी क्रिया बन जाएगी। तब आपको याद रखना चक्राना क्रिया बनेगी। और उसके बाद आपसे यहाँ से उल्टा प्रश्न पूछ सकता है कि जो चक्राना क्रिया है, आपको सीधे सीधे विकल्प में देगा कि जो चक्राना शब्द है वह किस क्रिया का उदाहरण है। तब जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रखे होंगे, या फिर इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, इसकी मूल धातु, नाम धातु क्या है, मूल इसका क्या है, जब इस सबको आप समझ रखे होंगे तब आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि यह नाम धातु का उदाहरण है। तो जैसे हमने ये पढ़ा कि चक्राना शब्द, हमने देखा कि क्रिया है चक्राना, तो चक्राना से हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि चक्राना जो क्रिया बनी है वह चक्कर संज्ञा से बनी है। किससे बनी है? चक्कर संज्ञा से चक्राना क्रिया बनी है। जैसे हमको ये पता चल गया कि इसमें चक्कर संज्ञा है, तो तत्काल हमारे दिमाग में आ गया कि यह नाम धातु क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होंगी वह नाम धातु क्रियाएं कहलाएंगी। फिर जैसे मैंने लिखा है दूसरा, अब मैं इसको आपको उल्टा बता रहा हूँ क्रिया से, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपसे बनेंगे। क्रिया से या क्रिया आप कैसे पहचानेंगे या किसका उदाहरण? जैसे मैंने लिया शब्द यहाँ पे बताना, कौन सा शब्द है? बताना। तो अब सबसे पहले तो हमको ये पकड़ना होगा कि बताना में क्या कोई संज्ञा है। तब हमको स्पष्ट दिख रहा है कि बताना में संज्ञा कौन सी आ जाएगी? बात, यानी कि जो बताना क्रिया है यह बात संज्ञा से बनी है। तो एकदम से इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा कि बताना किस क्रिया का उदाहरण है, तो हमारे दिमाग में चूंकि ये बात क्लिक कर चुकी है कि बताना जो क्रिया है वह बात संज्ञा से बनी है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? या नाम धातु क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बीच वाला जो मैंने आप लिखा है केवल आपको समझाने के लिखा है, बाकी प्रश्न यहीं से उठते हैं। सीधे आपको ये शब्द दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह किस क्रिया का उदाहरण है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो बहुत आसानी से आप बता पाएंगे कि यह नाम धातु क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। फिर मैंने एक उदाहरण लिया है मटियाना। मटियाना शब्द पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मटियाना जो क्रिया बनी है वह माटी संज्ञा से बनी है। किस संज्ञा से बनी? माटी संज्ञा से बनी है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? यह आपका नाम धातु का उदाहरण। फिर हथियाना, हथियाना पढ़ते ही हमारे दिमाग में बात आ गई कि यह हाथ संज्ञा से बनी। किस संज्ञा से बना है? शब्द हाथ से बना है, क्योंकि हाथ से बना है इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? नाम धातु क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप नाम धातु को बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि जहां पे आपको संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से ऐसा महसूस हो कि यह शब्द या जो क्रिया बनी या संज्ञा में प्रत्यय लगा के बनी है, सर्वनाम में प्रत्यय लगा के बनी है, या विशेषण में प्रत्यय लगा के इस संज्ञा का, इस क्रिया का निर्माण हुआ है, तो वह नाम धातु का उदाहरण हो जाएगा। जैसे सर्वनाम मैंने लिया है, जैसे क्रिया ली है अपनाना, तो जैसे हमने अपनाना पढ़ा, अपनाना से हमको पता चल गया कि मूल रूप से अपना सर्वनाम से बनी है। किससे बनी है? अपना सर्वनाम से। तो चूंकि इस क्रिया का निर्माण अपना सर्वनाम से हुआ, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? नाम धातु क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर मैंने दो विशेषण लिए, जैसे खटाना, खटाना एक क्रिया है और खटाना पढ़ते ही हमको पता चल गया कि यह किस, इसका मूल रूप क्या होगा? इसका मूल रूप खट्टा होगा। और खट्टा क्या है? खट्टा एक विशेषण शब्द है। तो चूंकि इस खटाना क्रिया का निर्माण खट्टा विशेषण से हुआ है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? नाम धातु क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर जैसे चिकनाना, तो चिकना क्या है? जो चिकनाना क्रिया बनी है, क्योंकि यह किस मूल शब्द से बनी है? चिकना मूल शब्द से बनी है, और चिकना एक विशेषण शब्द है। तो चूंकि इस क्रिया का निर्माण चिकना विशेषण से हुआ है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? यह नाम धातु क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो नाम धातु क्रिया को बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली
ऐसी जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, और इसी नाम धातु का प्रयोग जो क्रिया के रूप में होगा तो उसको क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जैसे हम ये क्रिया देखेंगे, सब क्रिया देख के हमको सबसे पहले ये पहचानना कि इसमें कहीं या संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से तो नहीं बनी है। यदि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से क्रिया का निर्माण हुआ होगा तो उस क्रिया को हमेशा आप क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका जो दूसरा मैंने भेद लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके 4 प्रकार होते हैं, तो ये दूसरा प्रकार है, उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। दूसरे प्रकार को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। और आज इन 2 प्रकारों की चर्चा मैं आपसे करूंगा, और आगे की क्लासों में जो बचे हुए 2 प्रकार हैं और इससे बनने वाले जो और भी जो कुछ टॉपिक हैं इससे इम्पोर्टेंट जो क्रिया के अंतर्गत आते हैं, खासकर आपके इसमें वाच्य है, काल है, इन सब की चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। तो संयुक्त क्रिया, संयुक्त शब्द पढ़ते ही आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से, संयुक्त का मतलब ही क्या होता है, 2 या 2 से अधिक का योग। संयुक्त का मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक का योग। तो संयुक्त क्रिया में क्या रखना है कि जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है तब उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया इतनी आसान है कि आप देखते ही उसको समझ जाएंगे। यहाँ पे आपको हमेशा जो क्रिया मिलेगी वह 2 शब्दों के योग से मिलकर जो है बनी हुई होगी। आप वही उदाहरण में आप समझिए, जैसे मैंने लिखा ध्यान रखना। अब इसको अलग अलग नहीं पढ़ना, इसको एक में एक ही शब्द है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ध्यान भी क्रिया है और रखना भी क्रिया, चूंकि दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे करते जाना, अब करना भी एक क्रिया है और जाना भी एक क्रिया है, लेकिन इनका प्रयोग वाक्य में एक के लिए, एक ही शब्द के लिए हुआ है, इसलिए करते जाना किसका उदाहरण हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मोहन तुम यह कार्य करते जाना, मोहन तुम यह कार्य करते जाना, तो यहाँ पे करते भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है। क्योंकि यहाँ पे 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। जैसे बुरा लगना, अब बुरा लगना इसमें देखो 2 क्रियाएं, बुरा और लगना दोनों क्रियाएं हैं, तो चूंकि यहाँ पे 2 क्रियाओं का प्रयोग है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, संयुक्त क्रिया। तो बस आपको सीधे सीधे याद ये रखना है, आपको जब इस तरीके के शब्द मिल जाए, इस तरीके की क्रियाएं मिल जाए, यहाँ पे 2 क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया गया होगा और एक ही चीज के लिए 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया होगा, वहां पे संयुक्त क्रिया हो जाएगा। जैसे कह देना, तो कहना भी एक क्रिया है और देना भी एक क्रिया है, तो इन दोनों का चूंकि साथ में प्रयोग हुआ तो किसका उदाहरण हो जाएंगे, संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट आपसे इसी तरीके के प्रश्न पूछेगा, आपको क्रिया देगा और उसके बाद आपको पहचानने को देगा यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो आपको नाम धातु भी मैंने बता दिया कि नाम धातु होगा तो आप नाम धातु लगाना, संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा तो संयुक्त क्रिया लगाना। आगे मैं आपको प्रणर्थक पढ़ाऊंगा, अनुकरणात्मक पढ़ाऊंगा, तो जिसका भी उदाहरण होगा आपको वही विकल्प चुनना होगा और इसी तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रियाओं के भेद, यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आपकी परीक्षा में बाई चांस यहाँ से, चूंकि इसके 12 भेद मैंने यहाँ पे लिखे हैं और बाई चांस यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न हो जाए, आप देखते ही जैसे एक एक उदाहरण केवल मैंने लिया है और आप इन उदाहरण को पढ़ते ही पहचान लेंगे कि आखिर यह किसका उदाहरण है। अर्थ की दृष्टि से जो अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया है, अर्थ की जो संयुक्त क्रिया है उसमें अर्थ की दृष्टि से ये 12 भेद है और आप इस उदाहरण को पढ़ते ही पहचान लेंगे कि यह किस भेद का उदाहरण है। जैसे मैंने आपके ऊपर क्या लिखा है कि अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रियाओं के भेद, तो सबसे पहले मैंने लिखा आरंभ बोधक। तो आपसे पहली चीज तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो आपको ये संयुक्त क्रिया देगा, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने बादल गरजने लगे, देखो गरजना भी एक क्रिया और लगना भी एक क्रिया, तो इससे सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई कि यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण। अच्छा, अगर एग्जामिनर यहाँ से थोड़ा और डीप जाके आपसे पूछ ले कि संयुक्त क्रिया के किस भेद का उदाहरण है, तब आपको क्या याद रखना है कि यह आरंभ बोधक का उदाहरण है। आपसे इस तरीके का प्रश्न बन सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि वनडे एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं, किसी अच्छे स्तर के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आरंभ बोधक को पढ़ते ही आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ऐसी क्रियाएं आएंगी जिससे हमको इस चीज का आभास हो कि किसी चीज का आरंभ यानी कि किसी चीज की शुरुआत हो रही है। जैसे बादल गरजने लगे, इससे क्या स्पष्ट हो गया कि बादल गरजने की शुरुआत हो रही, तो आप देखते ही इसको पहचान जाएंगे। फिर आपका आता है समाप्ति बोधक। तो समाप्ति बोधक में मैंने लिखा पुस्तक पढ़ ली, जैसे मैंने इसमें लिख दिया मैंने पुस्तक पढ़ ली, यानी कि मैंने पुस्तक पढ़ने का कार्य समाप्त कर दिया। क्योंकि इस शब्द से समाप्ति का बोध हो रहा है इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा, समाप्ति बोधक का उदाहरण हो जाएगा। फिर आपका मैंने लिखा है आकस्मिकता बोधक। आकस्मिकता बोधक का मतलब यह है कि जिस शब्द को पढ़ने से, जिस क्रिया को पढ़ने से आकस्मिकता का बोध हो रहा होगा, वहां पे कौन सी क्रिया होगी, आकस्मिकता बोधक क्रिया हो जाएगी। और साथ ही साथ यह उदाहरण किसके भेद है, संयुक्त क्रिया के भेद है। अगर आपसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया आकस्मिक, मैं आपको समझा रहा हूँ, आकस्मिकता बोधक में जैसे मैंने लिया बच्चा बोल उठा। आप देखो बोलना भी क्रिया है, उठना भी क्रिया है।
क्योंकि दो क्रियाओं का प्रयोग है, इसलिए सबसे पहली बात तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। और यह संयुक्त क्रिया में भी आपसे डीप में जाके उसका भेद पूछ लिया जाए तो चूंकि बच्चा बोल उठा, यानी कि आकस्मिक बात है, बच्चा बोल उठा, आकस्मिकता का अनुभव हो रहा है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया के आकस्मिकता बोधक भेद का उदाहरण हो जाएगा। फिर आपका आता है निरंतरता बोधक, बहुत आसान है, मतलब कोई चीज ऐसी जो निरंतर चलती रहे, ऐसा हमको महसूस हो कि यह कार्य निरंतर हो रहा है, उसमें निरंतरता बोधक। जैसे गाड़ी चलती गई, अब देखो चलना भी क्रिया है और गई भी क्रिया है, क्योंकि दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग है, इसलिए संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। और गाड़ी चलती गई, यहाँ पे हमको निरंतरता का आभास हो रहा है, इसलिए यह निरंतरता बोधक का उदाहरण हो जाएगा। फिर अभ्यास बोधक, बच्चा सदैव खेला करता है, तो यहाँ पे अभ्यास का उदाहरण हो रहा है। फिर आपका संदेह बोधक, तुम नहीं जा सकोगे, जाना भी क्रिया, सकना भी क्रिया, और चूंकि यहाँ पे संदेह की बात हो रही है, इसलिए संदेह बोधक का उदाहरण हो जाएगा। फिर आपका अवकाश बोधक, वह जाने ना पाया, तो यहाँ पे अवकाश का उदाहरण हो रहा है, अवकाश का आभास हो रहा है, इसलिए अवकाश बोधक। फिर आपका अनिष्टता बोधक, उसे कुत्ते ने काट खाया, देखो काटना भी क्रिया और खाया भी क्रिया, तो इसलिए यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है और संयुक्त क्रिया के अनिष्टता बोधक का उदाहरण हो जाएगा। फिर आपका इच्छा बोधक, बच्चा खेलना चाहता है, खेलना भी क्रिया और चाहना भी क्रिया, और चूंकि बच्चा खेलना चाहता है, यहाँ पे इच्छा सूचक शब्द आ रहा है, यानी कि यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, इच्छा का बोध हो रहा है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा, इच्छा बोधक का उदाहरण हो जाएगा। फिर आपका आता है अनुमति बोधक, मुझे जाने दीजिए, यहाँ पे अनुमति का आभास हो रहा है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने किसी से कहा मुझे जाने दीजिए, यानी कि उसमें उसकी अनुमति मांग रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अनुमति का बोध हो रहा है, इसलिए संयुक्त क्रिया के अंतर्गत भी अनुमति बोधक का उदाहरण हो जाएगा। फिर आवश्यकता बोधक, अब मुझे घर जाना होगा, यानी कि यहाँ पे आवश्यकता का आभास हो रहा है। जब मैंने ये शब्द कहा कि अब मुझे घर जाना होगा, इसका मतलब घर जाना हमारी आवश्यकता हो गई है, घर पे हमारी आवश्यकता है, इसलिए मैंने कहा कि अब मुझे घर जाना होगा, तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे आवश्यकता का बोध हो रहा है, इसलिए आवश्यकता बोधक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर अतिशयता बोधक, अतिशयता बोधक में आपको क्या याद रखना कि जब आपको दो क्रियाएं, लिखते लिखते परेशान हो गए, हंसते हंसते थक गए, जब आपको दो क्रियाएं, कहने का मतलब देखो लिखते लिखते यानी कि समान क्रियाएं, समान क्रियाओं, आप समझिएगा कि अतिशयता बोधक में आपको क्या याद रखना है कि समान क्रियाओं का प्रयोग दो बार किया जाए, समान क्रिया का प्रयोग जब दो बार किया जाएगा तो वहां पे अतिशयता बोधक हुआ। जैसे मैंने कहा कि लिखते लिखते परेशान हो गए, हंसते हंसते थक गए, ठीक। अब इसी तरीके से आप अन्य क्रियाओं का प्रयोग करके इसके उदाहरणों को समझ सकते हैं। जब दो समान क्रियाओं का प्रयोग एक साथ होगा तो वहां पे अतिशयता बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तो संयुक्त क्रिया के विषय में आप समझ गए होंगे, नाम धातु क्रिया के विषय में मैंने बहुत आसानी से समझाया, परिभाषा जो क्रिया की थी उसको बहुत आसानी से समझाया, धातु के विषय में बहुत आसानी से समझाया, और इसके जो भी अन्य भाग बचे होंगे इसी तरीके से बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का अपनी तरफ से प्रयास करता रहूंगा। फिलहाल ये आपके लिए महत्वपूर्ण था, और खासकर जो मैंने इसकी संयुक्त क्रियाओं के भेद बताए हैं, इसके संबंध मैंने प्रश्न देखे नहीं है गए, लेकिन मैंने चूंकि इसके भेद बता दिए, तो अगर यदि आपको ऐसे वाक्य मिल जाए कहीं परीक्षा में और आपसे इस तरीके के विकल्प देकर पूछ लिया जाए, क्योंकि आपको मैंने एक बार बहुत संक्षेप में समझा दिया है, तो आप इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षाओं में बना पाएंगे, ऐसे प्रश्न भी आपसे परीक्षाओं में नहीं छूटेंगे। तो फिलहाल आज की इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि पिछले 8-10 दिन आपकी क्लासेस बहुत डिस्टर्ब रही हैं, मेरी भी पढ़ाई लिखाई बहुत डिस्टर्ब रही, लेकिन अब हम पुनः मैं आ गया हूँ, और पुनः अब हम अपनी क्लासों को निरंतरता में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और अच्छा से अच्छा कंटेंट, आपके लिए फायदेमंद कंटेंट मैं प्रस्तुत करता रहूंगा। फिलहाल आज की क्लास को मैं समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।